के ऊपर, मान लीजिए 154 सीआरपीसी के अंतर्गत और चाहे 156 3 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट या स्पेशल कोर्ट का पीठासीन अधिकारी कहीं ना कहीं आदेश करता है कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एफआईआर तो दर्ज हो गई, अब आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन में अगर मान लीजिए उस अभियुक्त के विरुद्ध या उस व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी जाती है, तो क्या ऐसी चार्जशीट को रद्द करवाने के लिए, क्वैश करवाने के लिए जो भी व्यक्ति है, अभियुक्त व्यक्ति है, वो सीधे हाईकोर्ट जाए? क्या अन्य कोई विकल्प नहीं है? क्या सीधा हाईकोर्ट जाना उचित है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं, आप सीधे हाईकोर्ट कभी नहीं जाइए, क्योंकि अगर आप बिना प्रक्रिया पालन किए हुए हाईकोर्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको राहत नहीं मिलेगी, कोई इसमें आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। क्या करना चाहिए आपको? तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए मामला मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा विचारणीय है, तो ऐसी सिचुएशन में 239 सीआरपीसी के अंतर्गत डिस्चार्ज एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मूव कीजिए। आपका अधिवक्ता जो भी आरोपी है और साथ अभियोजन पक्ष का अधिवक्ता जो भी अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित हो, चाहे अधिवक्ता उपस्थित हो, चाहे जो भी अभियोजन अधिकारी हो या कोई भी लोक अभियोजक हो, वो उपस्थित हो। न्यायालय सुनने के बाद अगर ये पाती है कि कहीं ना कहीं मान लीजिए ऐसे मामले में अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, तो अगर अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देती तो ठीक है, लेकिन अगर डिस्चार्ज नहीं करती है या प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं करती है तो फिर क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स 239 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट और अगर 227 सीआरपीसी के अंतर्गत सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट, जब भी कोई डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव की जाती है तो उस पर कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को सुनने के बाद, यानी अभियुक्त पक्ष, आरोपी पक्ष और अभियोजन पक्ष, दोनों पक्ष को सुनने के बाद अगर उसमें मामले में ग्राउंड है कि इस पर विचारण किया जाना चाहिए तो विचारण होना चाहिए, और अगर ऐसा लगता है कि विचारण नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अभियुक्त व्यक्ति को डिस्चार्ज एप्लीकेशन संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में मूव करनी चाहिए, और उस पर जो भी कोर्ट का पीठासीन अधिकारी होगा वो उस पर कहीं ना कहीं निर्णय लेने के लिए बाध्य है कि वो उसको डिसाइड करे और उसके बाद ही आगे विचारण की प्रक्रिया बढ़ाए। तो अगर मान लीजिए कोर्ट डिसाइड कर देती है कि नहीं आपका ट्रायल होगा, तो ऐसी सिचुएशन में आप फिर जा सकते हैं चार्जशीट क्वेश्चन के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए मजिस्ट्रेट आपके विचारण जो डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र है उस पर विचार नहीं करता है और आगे मामले में विचारण शुरू कर देता है, तो इस सिचुएशन में भी आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 482 सीआरपीसी के अंतर्गत चार्जशीट क्वेश्चन के लिए आप याचिका फाइल कर सकते हैं और उस पर कहीं ना कहीं इस प्रार्थना पत्र को जो आपने दिया था उसकी एक छायाप्रति, प्रमाणित प्रति, छायाप्रति से काम नहीं चलेगा आपका, प्रमाणित पत्र लेकर संलग्न करें अपने पत्रावली में, जो भी आपकी याचिका होगी उसमें पत्रावली में संलग्न करके, और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें कि आपके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने या सेशन कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया इसको और इस पर विचारण की कार्रवाई कर दी। तो अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ मामले में पहले ही बात तो यह कि डिस्पोजल एप्लीकेशन, जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन पड़ी थी उसको कहीं ना कहीं डिस्पोजल के लिए आदेश करना चाहिए, तो हो सकता है उसको डिस्पोजल करने के लिए आदेश दे दे। या अगर न्यायालय को यह लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं चार्जशीट में ऐसा ग्राउंड है जिसपे क्वेश करना कहीं ना कहीं है कि क्वेश किया जाए सीधा तौर पे, तो न्यायालय चार्जशीट क्वेश करने का भी आदेश कर सकती है। लेकिन जरूरी है कि सबसे पहले आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन जरूर दीजिए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन बिना दिए अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर कोर्ट आपको यही कह देती है कि जिस मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन नहीं मूव की जाती कि आप पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन दीजिए और फिर इसके बाद आप उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती तब आप यहाँ आइए। तो इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी अगर चार्जशीट जाती है तो उस सिचुएशन में, चाहे अगर मान लीजिए ट्रायल बाई मजिस्ट्रेट हो, सेशन कोर्ट हो, स्पेशल कोर्ट हो, आप उस सिचुएशन में पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन दीजिए और डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर अगर मान लीजिए डिसाइड कर देती है कोर्ट तो आप चार्जशीट क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं, और अगर पेंडिंग रह जाती है और विचारण आपका प्रारंभ कर दिया जाता है तो भी आप 482 सीआरपीसी में उच्च न्यायालय में याचिका फाइल कर सकते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा हितकर रहेगा। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए इसको कि ये आपके लिए मतलब कहीं ना कहीं एक जो प्रैक्टिकली नॉलेज है वो मैंने आपको दिया है, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहें। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी मैं आपको जानकारी दूँ वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बेस पर है, कि पूरी तरीके से आपको ऐसा ना हो कि मतलब इसमें जो जानकारी दी जा रही है वो थोड़ा सा ये रहे कि ऊपर ऊपर की हो। मैं डीप कोशिश करता हूँ कि काफ़ी कुछ आपको जो विस्तृत प्रक्रिया है या उसको सरलीकरण करके मैं आपको बता देता हूँ, और साथ साथ ये है कि मतलब सही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि आप कहीं ना कहीं मिसगाइड ना हो। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।